हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयश पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अपना जो चैप्टर 3 चल रहा है उसी से रिलेटेड। अभी जो चुनाव एंड प्रतिनिधित्व है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, उनके लिए ये बात है। यहाँ पे आपके सिलेबस वाइज पूरा टोटल यूपीएसआई के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप में से जो भी इसके लिए मतलब तैयारी कर रहे हैं एंड जो भी इंटरेस्टेड है कि हमें लेना चाहिए, ठीक है, उससे फ़ायदा हो सकता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उससे आसानी से परचेज कर सकते हैं। ये आपका व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप क्या करेंगे कि एसएमएस या कॉल करके वहाँ से आप सारी प्रोसेस जान सकते हैं कि हम कैसे इसको परचेज कर सकते हैं। लगभग 200 प्लस पीडीएफ है, और यहाँ पे जितना भी आपके सिलेबस में दिया हुआ, चाहे फिर वो मैथ हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर के क्वेश्चन हो, या कि आपके जीके हो, जीएस हो, हिंदी हो, मतलब जो भी उसमें आना, पूरा सिलेबस कंप्लीट आपको यहाँ पे नोट्स के रूप में मिल जाएगा। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपके लिए फ़ायदा ही होगा और इसका ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। सो जो भी इंटरेस्टेड हो या कि जो भी तैयारी कर रहे हो एंड लगे कि लेना चाहिए, तो उनके लिए ये बातें हैं, और आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इसे परचेज कर सकते हैं। और ये जो व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप एसएमएस या कॉल करके पूरी प्रोसेस जान सकते हैं एंड ये ले सकते हैं, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे, और यहाँ पे यदि बात करें तो इसमें देख रहे थे हम लोग जो निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आरक्षण था, ठीक है। तो रिजर्व सीटें जो होती, हमने अभी देखा कि राज्यसभा के लिए एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व, या राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो यदि आपके माइंड से ये चीज़ें हो सकता है कि कभी स्किप हो जाए, तो बेहतर होगा कि आप लिख लीजिए कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व के थ्रू किसका किसका चुनाव कराया जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि सारी प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए। तो जब भी हम पढ़ते हैं तो सिर्फ ज़रूरी नहीं जितना पढ़ते हैं सारी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, बट क्या है ना कि जब हम कोई चीज़ पढ़ें तो ये रहता है कि फिर हमें उसकी नॉलेज जो है वो कम से कम थोड़ा बहुत डिटेल में होनी चाहिए। तो इसलिए आप लिख लेंगे तो बेहतर होगा। कि लोकसभा के चुनाव आपने देखा कि डायरेक्ट रूप से होते हैं, बट वहीं पे हम देख रहे हैं कि राज्यसभा के चुनाव या राष्ट्रपति के या उपराष्ट्रपति के या विधान परिषद के, ठीक है। विधान परिषद को मत भूलिएगा, क्योंकि यूपीएससी ना जो क्वेश्चन फंसाता है ऐसे ही उस पे फंसाता है। क्योंकि आप सोचो कि ये राज्य के लिए विधान परिषद, सो इसमें से क्या हो सकता है कि मतलब यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं, विधानसभा के डायरेक्ट इलेक्शन होते, विधान परिषद के नहीं। और मैंने कल आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि कितने स्टेट में विधान परिषद है, बट आप में से किसी का अभी तक जवाब नहीं आया, ठीक है। तो आज के लिए भी आपका यही क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग बताने की ज़रूर कोशिश किया करिए, सही हो या गलत, ठीक है। यदि गलत बताते हैं तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैं सही बताऊंगी आपको, और यदि सही होता है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। और इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे कि चुनाव क्षेत्र में जो आरक्षण की बात की जाती है वो क्यों की जाती है, या कैसे आरक्षण मिलता है और किन लोगों को आरक्षण मिलता है, वो देखेंगे। यदि हम यहाँ पे बात करें, होता क्या है कि जो हमने पहले पढ़ा कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाते हैं, उसे ही चुना हुआ घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। कि मतलब ज़्यादा पाओ विजयी बन जाओ। तो यहाँ पे जो भी ज़्यादा पा रहा वो क्या हो जा रहा है कि उसकी सत्ता यहाँ पे आ जाती है, सत्ता उसके हाथ में आती है। लेकिन क्या होता है कि इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों का अहित हो जाता है। यानी कि अब क्या होगा कि हमने यदि ऐसा कह दिया कि जो ज़्यादा पाएगा वही विजयी होगा, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि हम छोटे छोटे जो समूह हैं, यानी कि जो हाशिए पे खड़े लोग हैं, जो दबे कुचले, पहले से ही उन्हें दबाया गया था, और उनके लिए आज भी हम नहीं करें, बहुमत के आधार पर हम विजयी घोषित कर रहे हैं, तो वो पीछे रह जा रहे हैं। उसके लिए क्या होता है कि ये भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों भारतीय समाज के लिए बताया गया? क्योंकि हमारा देश विविधताओं वाला देश है, ठीक है। तो यहाँ पे जब विविधताओं वाला देश है, तो जरूरी नहीं कि एक हिंदू में कई सारे वर्ग आते हैं और सारे के सारे बहुसंख्यकवादी हों। हिंदू की ही बात कर रही हूँ मैं अभी। हिंदू धर्म है एक, धर्म के अंदर कई सारे जाति और वर्ग आते हैं, तो उनमें से कई तरीके के लोग हैं। तो उनमें से कुछ अल्पसंख्यक हैं, कुछ बहुसंख्यक हैं, इसी तरीके से मुस्लिम समुदाय में भी है, इसी तरीके से सिख समुदाय में भी है, इसी तरीके से ईसाई समुदाय, यानी जितने भी समुदाय हैं हमारे देश में, कई सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए बताया गया कि भारतीय परिवेश के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है, और
ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम ये होगा कि दबंग, सामाजिक समूह और जातियां हर जगह जीत जाएंगी। यानी कि इसमें यदि हम आरक्षित नहीं करते सीटें, आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि हम बिना तर्क के आधार पर, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हों जो आरक्षण को डायरेक्टली गलत बोल देते हों, या कुछ ऐसे लोग हों जो उसे डायरेक्टली सही बोल देते हों। तो दोनों ही यदि हम बिल्कुल कहते हैं ना कंठस्थ रूप से कि नहीं यही होना चाहिए, जो हम कह रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ने गलत किया या गवर्नमेंट ने सही किया, तो ये नहीं, तथ्य और तर्क के बेस पे हमें बोलना चाहिए। सही क्या है गलत क्या है वो हमें ये नहीं डिसाइड करना कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि जो आरक्षित सीटें दी गई हैं, तो अब आप में से हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि हर जगह पे आरक्षण है, तो जी नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारी सामाजिक समूह और जातियां हर जगह पर जीत जाएंगे और दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमारे संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ थे और ऐसे दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे। तो जो संविधान निर्माता थे वहाँ पे वो इस बात से भली भांति परिचित थे कि आज इनके लिए कुछ नहीं किए तो आगे इनके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको याद होगा कि गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों की कभी बनती नहीं थी। अंबेडकर जी जो थे वो गांधी जी के ना जो इनके विचार थे सख्त विरोधी थे। क्यों विरोधी थे? क्योंकि ऐसा नहीं था कि मतलब उनकी कोई जातीय दुश्मनी थी या पैदाइशी कोई दुश्मनी थी, ये नहीं था। लेकिन वो कहते थे, गांधी जी का मानना था कि पहले हम सब इकट्ठा होकर अपना राष्ट्र आजाद करते हैं, उसके बाद हम सबके लिए बातें करेंगे। लेकिन अंबेडकर जी का कहना था कि जो करना है अभी करो, राष्ट्र आजाद होने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। और कहीं ना कहीं दोनों के ही तथ्य सही थे यदि देखा जाए तो, कि यहाँ पे कि हम एकजुट होकर काम करेंगे तो बेहतर हो पाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे जहाँ हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, एक और अपने ही अंदर अपने ही लोगों से भी हम निपट रहे थे, ठीक है, लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं यदि शांतिपूर्वक हम सब मिल के इकट्ठा होकर यदि उनको भगाने की कोशिश करते तो हो सकता था कि जल्दी हो जाए। लेकिन अंबेडकर जी भी गलत नहीं है कि सपोज मान के चलिए देश हमारा आज़ाद हो गया, उन सब की प्रभुत्व बनी हुई है जो पहले से थे। अब बाद में कौन देखने वाला, कौन पूछने वाला, जब देश सब कुछ क्लियर चलने लगा तो वो तो और ही उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे। तो उनका भी कथन बिल्कुल सही था कि आपको जो करना है, अभी संविधान का निर्माण हो रहा है, बातें अभी रखी जानी चाहिए, बाद में हम कोई भी बातें नहीं सुनेंगे। तो सांप्रदायिक निर्वाचन की जो प्रक्रिया आती है कि दलितों के लिए अलग से सीटें आप आरक्षित करो, और उसके बाद यदि हम देखते हैं कि अंबेडकर जी जो हैं वो दलितों के मसीहा भी माने जाते हैं उनके लिए, क्योंकि वो एक दलित वर्ग से ही आते थे। तो वहाँ पे वो बचपन में काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित भी हुए थे और हम लोग ये उनकी कहानी पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों के ही कथन सही थे, ठीक है। तो इस आधार पे क्या हुआ कि जो भी कि और इसमें यदि देखें हम, होता क्या कि स्वतंत्रता से पूर्व भी इस विषय पर बहुत ज़्यादा बहस हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी और उनका विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी। इसलिए क्या किया गया था कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया और इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीटें आरक्षित की गई हैं। अब देखिए कितनी खूबसूरत बात यहाँ पे अपनाई गई कि पहले तो था कि आपने जो इसमें किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि पृथक निर्वाचक मंडल, तो उसी समुदाय के लोग उसी समुदाय में वोट डाल सकते थे, अदर वाले नहीं। तो दिक्कत इसमें भी थी कि कई सारे समुदाय और भी उनके टुकड़े हो जाने थे। लेकिन संविधान निर्माताओं ने कितनी खूबसूरती से ये काम किया कि हम एक पर्टिकुलर जो निर्वाचन क्षेत्र है उससे ही क्या कर देते हैं कि कभी जर्नल की सीट देंगे, उसमें कभी एससी की सीट आएगी, कभी ओबीसी की सीट आएगी, कभी एसटी की सीट आएगी, ठीक है। तो आप बहुत दूर मत जाइए, लोकसभा राज्यसभा के चुनाव में
आपका जो गांव का सरपंच का एक चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, ठीक है। आपके गांव में यदि आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आप जाके पता करिएगा, किसी अपने पापा वगैरह से पूछिएगा, तो वो बताएंगे कि बेटा इस वर्ष जो इस पंचवर्षीय में सीटें आ रही हैं तो जर्नल के लिए हैं, एक ही के लिए होंगी यहाँ पे, या तो जर्नल के लिए सीटें आएंगी। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे ये गांव हो गया, ठीक है, और इस गांव में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हर एक कैटेगरी के लोग रह रहे हैं, सीटें किसकी आ रही हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ सीटें आ गई, ये मान लीजिए जनरल कैटेगरी के लोग हैं, इनके लिए सीटें आ गई हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि पूरे गांव के वोट डालेंगे, लेकिन किसे डालेंगे वो, क्योंकि एक ही समुदाय से लोग खड़े हो सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट बात है कि अब ये नहीं कि जनरल कैटेगरी से लोग आ गए तो एक ही प्रत्याशी खड़ा होगा, उस कैटेगरी के जितने भी प्रत्याशी खड़े होना चाहते हैं, जो भी लिमिट है उसकी, उतने खड़े हो सकते हैं। बस शर्त केवल इतनी है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में यदि इस बार जनरल कैटेगरी की सीट आई है तो ओनली जनरल कैटेगरी से ही लोग खड़े होंगे, ठीक है। चुनाव के लिए, मुखिया के चुनाव के लिए ओनली जनरल कैटेगरी के लोग ही होंगे, फिर चाहे वो गांव के 10 लोग खड़े हों या 15 लोग खड़े हों, लेकिन जो जनरल कैटेगरी में आते होंगे वही खड़े होंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। देन आप दूसरे एग्जाम्पल से समझिए कि यहाँ पे मान लीजिए एसटी के लिए कोई चुनाव आता है कि उसी में जो जनरल कैटेगरी थी उसी गांव में आता है कि इस बार जो रिजर्व सीटें हैं वो एसटी या एसटी के लिए, ठीक है। तो इस गांव के पूरे मेंबर को वोट तो डालना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एसटी में जो आ रहे हैं तो कितने भी सारे मेंबर खड़े हों, चाहे 1 खड़े हों, चाहे 10 खड़े हों, चाहे 12 खड़े हों, चाहे 15 खड़े हों, ठीक है। ये चुनेंगे कि अब इनमें से हमें किसे चुनना है, लेकिन कैटेगरी के सिर्फ एक ही कैटेगरी के लोग इसमें वोट के लिए जो प्रतिनिधि के रूप में खड़े होंगे। एंड आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। और उसके बाद यही प्रक्रिया पूरी अपनाई गई। निर्वाचन क्षेत्र में जो आरक्षण की बात की गई है कि हम एक निर्वाचन क्षेत्र जो है तो उस पे हम बात करेंगे कि एक निर्वाचन क्षेत्र में यदि हम इस पंचवर्षीय में इतनी सीटें एसटी के लिए रख रहे हैं, इतनी सीटें एसटी के लिए रख रहे हैं, तो उतनी ही सीटें हम रखेंगे और तब वोट तो सभी डालेंगे। क्योंकि यदि ऐसे होता है कि अलग अलग के लिए हो जाता है, सपोज मान के चलिए कि ये गाँव है, यहाँ पे क्या होता है कि इतनी सीटें एसटी के लिए दे दी जाती, इतनी सीटें एक ही पंचवर्षीय में, अभी एक ही पंचवर्षीय की बात हो रही है, ठीक है, इतनी एसटी के लिए दे दी जाती और इतनी ओबीसी के लिए, इधर इतना आ जाता जनरल के लिए, ठीक है। अब गांव के प्रत्याशी तो उतने ही है, उतने में से 10-15 लोग तो वोट पे खड़े हो गए, जितने कैटेगरी के थे उतने कैटेगरी के वो खड़े हो गए। उसके बाद से उनके घर की जो भी वोटें थी वो अपने अपने घर के ले लिए, उसके बाद काम खत्म। यानी कि जितने कैटेगरी के लोग थे उतने खड़े हो गए, क्योंकि वो पूरा बना ही नहीं है। वो वही अपने घर वाले तो ऑब्वियस है कि कोई वोट दे ना दे, घर वाले तो देंगे ही। तो हालांकि किसी किसी की हालत बहुत ख़राब होती है कि घर वाले भी नहीं देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ऐसी कंडीशन यदि आ गई तो सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो आज आप लोग पता करिएगा, मेरी बातें थोड़ा झूठ भी लग सकती हैं आपको, तो इसलिए पता कर लीजिएगा थोड़ा सा अपने घर में बब्बा दादी या पापा से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है, कि एक पंचवर्षीय में एक ही कैटेगरी के सीटें आती है कि इस पंचवर्षीय में ये जर्नल के लिए सीटें हैं, जर्नल सीटें हैं, या ओबीसी के लिए हैं, या एसटी के लिए, या एससी के लिए है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे कि अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सके, लेकिन पूरे देश पर नज़र डालने पर वे अच्छे खासे क्या होते हैं, बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। एंड संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधान यानी कि राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। प्रारंभ में यह 10 यानी कि यह व्यवस्था जो थी 10 वर्ष के लिए की गई थी। अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ाकर 2010 तक कर दिया गया है, लेकिन अभी फिर से बढ़ा दिया गया, ठीक है। जो 2010 तक था उसे फिर से बढ़ा दिया गया क्योंकि ये पुरानी एनसीईआरटी है और आप लोग थोड़ा अपडेट रहा करिए। उसके बाद क्या होता है कि आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे और आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। और ये जो आरक्षण होता है उसकी जब अवधि खत्म होती है या बढ़ाना या संशोधित करना है तो कौन ऐसा कर सकता है, संसद ही इसका निर्णय ले सकती है, कहाँ बढ़ाना क्या घटाना है।
इन दोनों समूहों की आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत में, यदि हम देखें कि भारत की जनसंख्या में इनका अनुपात है। आज लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में 79 अनुसूचित जाति और 41 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो लोकसभा में आप देखें यदि, तो 79 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, और 41 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, रिजर्व हैं, कि कुछ भी हो जाए इतनी सीटों में तो इन्हीं को आना है। अब इनमें थोड़ा सा ये बातें यहाँ पे थोड़ा सा की गई कि उनकी जनसंख्या का अनुपात, इसमें से सबकी जनसंख्या का नहीं, उनकी जनसंख्या का अनुपात कि उनमें कितने लोग हैं और किस हिसाब से उन्हें हम विजयी बना सकते हैं। और ये बात याद रखिए आप, 200 यहाँ 545 नहीं, क्योंकि दो आपके लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किए जाते हैं। तो जो इलेक्टेड पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है, अभी हम चुनाव की बात कर रहे हैं, नॉमिनेट की कोई बात ही नहीं आई यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये 2 मेंबर छोड़ा गया यहाँ पे, ओनली यहाँ पे 543 मेंबर को ही लिया गया है। तो उनमें से जो आपकी सीटें हैं, यानी कि सीटें कहो या मेंबर को, ठीक है, जितनी सीटें उतने मेंबर, तो इसमें से बस नोट कर लीजिए आप लोग कि 543 निर्वाचन सीटों में से, यहाँ पे निर्वाचित सीटों में से 79 एसटी के लिए, और उसके बाद आता है आपका जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं, यानी कि ये एससी है और ये क्या है, एसटी है, ठीक है। तो अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट है। तो ये एससी के लिए 79 और एसटी के लिए आपका आ जाएगा 41 सीटें आरक्षित की गई हैं लोकसभा में। राज्यसभा की अभी बात नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, यह कौन तय करता है। अब यहाँ पे जो बात आती है कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र रिजर्व किए जाएंगे, ये तय कौन करता है, तो किस आधार पर यह निर्णय लिया जाता है। एंड यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। तो आज का होमवर्क तो आपको सबसे बहुत खूबसूरत सा बनता है, परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। और अपनी नोट्स में उसके 2-4 पॉइंट खूबसूरत से नोट कर लेने हैं। तो इसमें से क्या करता है, और अभी तो फिलहाल आप नोट करिए कि जो निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र तय किया जाता है या निर्णय लिया जाता है कि मतलब इसे किस आधार पर तय करेंगे, एक स्वतंत्र संस्था है जिसे हम क्या कहते हैं, परिसीमन आयोग कहते हैं। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं। परिसीमन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। परिसीमन आयोग, चुनाव आयोग अलग अलग है, ठीक है। तो राष्ट्रपति महोदय परिसीमन आयोग का गठन करते हैं, ये भी लिख लीजिए कि गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद आगे देखें तो ये किसके साथ मिलकर काम करता है, तो चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। और इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है जो उस राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है और उसके बाद क्या करता है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है उसे मतलब उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। और अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग क्या करता है कि 2 बातों पर ध्यान देता है। मोस्टली इसमें कौन कौन सी बातें होती हैं, तो आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज़्यादा होता है। यानी कि किसे चुनते हैं, जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज़्यादा होता है। लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में बिखराव समरूप है। जब कभी क्या होता है कि कभी भी परिसीमन का काम होता है तो इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। संविधान अन्य उपेक्षित या कमजोर वर्गों के लिए इस प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता है। और उसके बाद है कि इधर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की जोरदार मांग उठी। और यह देखते हुए कि प्रतिनिधि जो होते हैं संस्थाओं में बहुत कम महिलाएं चुनी जाती हैं और आज भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि
2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी कह सकते हो, बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे। और उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात हो रही है। और शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, यानी कि शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए क्या किया गया है, सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। इससे हम स्थानीय सरकार वाले अध्याय में जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था वगैरह आता है, नगरीय व्यवस्था आती है, उसमें हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि विधानसभा यानी लोकसभा और विधानसभा में ऐसी ही व्यवस्था करने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए लोकसभा में कई बार संशोधन प्रस्ताव लाया गया पर उसे पारित नहीं किया जा सका है। तो लोकसभा में कई बार प्रस्ताव महिलाओं के लिए कि आरक्षित सीटें की जाएं, जैसे SC ST OBC के लिए किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी आप बहुत पीछे छोड़ रहे हो। तो उन्हें भी इसमें और इस फील्ड में बराबर का भागीदार बनाया जाए, और उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और कई बार विधेयक पेश भी किया गया लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। तो अब भाई पितृसत्ता है, वहाँ पे नहीं चाहते कि हो हमारे घर की महिलाएं बाहर आए, तो नहीं हो पाए। लेकिन अब फिलहाल हो चुका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे महिलाएं भी बराबर की हकदार है। महिलाओं के लिए भी क्या है, इसमें ये NCERT थोड़ा पुरानी है, ठीक है, तो 2009-10 तब की है। लेकिन यहाँ पे अभी आप 2021 में पढ़ रहे हो, तो 2021 की बात यदि हम करें तो आप देख रहे हो कि महिलाओं के लिए सीटें बिल्कुल आरक्षित है, हर एक सेक्टर पे हैं, चाहे वो फिर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा हो, कहीं पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। इसमें क्या होता है कि किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी ये है कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। यदि हम बात करते हैं कि लोकतंत्र को एक जमीनी हकीकत बनाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो। चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या हो कि मतदाताओं की आकांक्षाएं चुनाव परिणामों में जो या चुनाव के रिजल्ट होते हैं, न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सके। और उसके बाद हम यहाँ पे आगे देखें, आता है हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है। तो चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। बट कितना निष्पक्ष होता है और कितना नहीं होता है, तो ये बातें दोनों ही थोड़ा अलग अलग है। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा उस पर नहीं घुसना है कि क्या कैसे होता है, हमें पढ़ के एग्जाम पास करना है, ठीक है। और फिर राजनीति करनी है तो थोड़ा और डिटेल से आपको थोड़ा बहुत खंगालना पड़ेगा, तो फिर आप उस पर जाइएगा, अभी नहीं, अभी एग्जाम पे फोकस करना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तो निष्पक्ष चुनाव, कहीं पे आप लिख रहे हैं तो ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात तो करनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है और आपके लिए होमवर्क भी है कि जो आपका चुनाव आयोग है और जो आपका परिसीमन आयोग है, ठीक है, तो दोनों को ही थोड़ा सा याद रखिएगा। और UPSC कभी भी क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज आप मन ना हो कि परिसीमन आयोग का वर्ग क्या है और चुनाव आयोग का, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो चुनाव कंडक्ट कराता है, कहाँ पे घोटाला हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें वो करेगा, सभी राजनीतिक दलों को मान्यता भी देगा। लेकिन जो निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण है वो कौन चुनता है, तय करता है, परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो थोड़ा इसमें आप अपना माइंड जो है बना के रखिएगा कि गलती ना हो, ठीक है। अब आता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार कैसे है, चुनाव लड़ने का भी, तो वोट देने का नहीं, ठीक है। तो इसे भी थोड़ा सा आप जान लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत से भावी प्रत्याशी हो सकते हैं आने वाले कल के लिए। इसमें क्या होता है कि चुनाव का जो तरीका होता है निर्धारित करने के अतिरिक्त संविधान चुनावों के बारे में 2 अन्य मूल प्रश्नों का मतलब प्रश्नों के उत्तर देता है। मतदाता कौन है और कौन चुनाव लड़ सकता है, यानी कि यहाँ पे वोटर कौन है एंड कौन इसमें चुनाव लड़ सकता है। इन दोनों बिंदुओं पर हमारा संविधान पूर्ण रूप से स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करता है। और उसके बाद आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनावों में देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होना जरूरी है। और जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो प्लीज़, चाहे वो मेंस का हो चाहे प्री का हो, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और आंसर ध्यान से ही देने की कोशिश करिएगा। कि यदि कहा जा रहा है कि सभी भारत में रहने वाले या देश में रहने वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, तो स्टेटमेंट संपूर्णतः गलत है। आप बिना कुछ सोचे समझे उसे गलत कर दीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पागल हो गई, ऐसे बोल रही, ठीक है। तो जी नहीं, यहाँ पे जब वयस्क ना लगा हो और नागरिक बस लिखा हो तो आप चाहे वो कहीं पे भी उसे गलत कर सकते हो।
ठीक है, क्योंकि देश के सभी नागरिकों में तो सबको ही आ रहा है ना, तो उन सबको नहीं वोट देने का अधिकार है, ओनली वन वयस्क नागरिकों को, जिसकी 18 ईयर एज पूरी हो चुकी है, उनको ये अधिकार है, बच्चों को नहीं है। जो 17 साल तक के भी हैं उन्हें भी नहीं है, लेकिन नागरिक तो वो भी है ना देश के। इसलिए जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सभी नागरिकों को चुनाव और लड़ने या वोट देने का अधिकार है, तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वयस्क नागरिक जब पूछा जाए तो आप उसे सही का टिक लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है कि जब वयस्क की बात की गई, इसी को हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। और अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफ़ी देर से और बड़े संघर्षों के बाद मिला। भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। अब आगे की बात करें यहाँ पे, तो क्या होता है कि 1989 तक 2021 यानी कि 21 वर्ष से ऊपर भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय नागरिक माना जाता था, 1989 तक। ठीक है, क्या किया जाता था कि जिसकी उम्र 21 साल है उसे हम क्या मानते थे कि वो वोट देने का अधिकारी, उसे वयस्क माना जाता था। लेकिन क्या होता है कि ये बातें आपको भी नोट करनी है, 1989 में यानी 1989 में संविधान के एक संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वो संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन है, 1989 में हुआ। इससे आप नोट कर लीजिए कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा क्या किया गया, 21 वर्ष की जो हमारी थी कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब वो चुनाव डालने का जो अधिकार था या वोट डालने का अधिकार था, तो उसकी आयु को 21 वर्ष से घटाकर आपकी 18 वर्ष कर दी जाती है। ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए। अब आता है कि वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों का चयन में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। यह समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसका अध्ययन हमने अधिकारों वाले अध्याय में बहुत अच्छे तरीके से किया है। और अनेक लोग पहले और आज भी ऐसा मानते हैं कि बिना शैक्षणिक योग्यता के सभी को वोट देने का अधिकार देना सही निर्णय नहीं है। तो आप हमारे इंडिया में या कहीं पे भी क्या होता है कि ये नहीं है कि आप बहुत एजुकेटेड पर्सन हो तो भी वोट डालने जाओ, आप अंगूठा छापो तो भी वोट डालने जा सकते हो। ठीक है, भारत के आप नागरिक हो, शर्त इतनी है कि भारत के आप नागरिक होने चाहिए, यानी कि आप एक वयस्क नागरिक हैं तो आप वोट डालने के अधिकारी हैं, यदि नहीं है तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को सभी नागरिकों की योग्यता और महत्व में क्या था कि समान रूप से विश्वास था कि वे समाज, देश और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय ले सकते हैं। जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है और वही चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में भी सच है। सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने और जनता को प्रतिनिधि होने का अधिकार है, लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु अर्हता भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की कम से कम 25 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं, तो 18 वर्ष हो, आप में से कोई भी हो। ठीक है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे आपका ग्राम पंचायत का चुनाव हो, यदि आपकी 18 वर्ष आयु कंप्लीट होती है तो आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपको यदि चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने के लिए हर एक सेक्टर पे अलग अलग एज जो है वो आपको निर्धारित की गई है। तो जैसे आपका लोकसभा हो गया, विधानसभा, जो आपके सेंटर में लोकसभा का काम होता है वही स्टेट में विधानसभा का काम होता है। ये एक बात मैं कई बार समझा चुकी हूँ। और यहाँ पे लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा, इन दोनों में ही आप बिल्कुल भी मतलब कोई अंतर नहीं है। जो सेंटर और स्टेट का है कि विधान परिषद स्टेट की है तो आपकी राज्यसभा सेंटर की है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि लोकसभा आपके सेंटर की है तो विधान परिषद आपके स्टेट की है।
इनकी भी अपनी कैबिनेट होती है, इनका भी अपना चुनाव होता है, इनके भी सब कुछ सारी प्रोसेस होती है, डायरेक्ट रूप से होता है। जैसे राज्यसभा का इनडायरेक्ट होता है, वैसे भी विधान परिषद का इनडायरेक्ट होता है। तो इसमें से आप लोग थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ेंगे तो जो पॉलिटी हमको 500 पेज की दिखती है ना, वो आपको 250 पेज में ही सिमट जानी है, उससे भी कम में सिमट जानी। क्योंकि हम तो उसे क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके पढ़ रहे हैं कि राज्यसभा हम पढ़ रहे हैं तो विधान परिषद भी पढ़ रहे हैं, यदि हम लोकसभा पढ़ रहे हैं तो विधानसभा भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो साथ साथ नहीं पढ़ जा रहा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उनमें। थोड़ा बहुत आर्टिकल का इधर उधर होता है, बाकी सब कुछ सेम ही कंडीशन रहती है, जो इधर है वो उधर है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि आपका लोकसभा और विधानसभा कहीं पे नोट करिए आप। लोकसभा और विधानसभा के लिए आप यदि चुनाव लड़ने चाहते हैं तो उनकी कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए कि कुछ और भी प्रतिबंध है। जैसे एक कानूनी प्रतिबंध यह है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा। यानी कि इसमें है कि यदि किसी भी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक वर्षों तक क्या होता है कि सज़ा होती है तो वो चुनाव लड़ने योग्य नहीं होगा। और यहाँ पे लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपकी आय क्या है, यानी अमीर हो या गरीब हो या आप एजुकेटेड हो या अंगूठा छाप हो या किस जाति धर्म से आते हो, कौन सा लिंग है, डजेंट मैटर, आप चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पे बस इतना ही है कि आप अपराधी ना हो, और यहाँ पे आप अपराधी ना हो लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे अपराधियों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। यदि 3000 मेंबर है तो 3000 में से 2000 अपराधी ही हैं, और वो 1000 जो बचे कुचे हैं ना, उनकी कहीं ना कहीं डेटा भी लीक नहीं हुआ है, होंगे वो भी दबे वाले होंगे, छुपे रुस्तम निकलेंगे वो, लेकिन हैं सबके सब वही है, ठीक है। लेकिन इसमें बताया गया है कि होता है तो आप नहीं लड़ सकते हो। खैर, उसके बाद क्या होता है कि हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है। तो हमारी चुनाव व्यवस्था अब हम तो देख चुके हैं कि सीधे से हमें पता ही चल रहा है कि सबके लिए बिल्कुल ओपन है। अब आता है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। तो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के बारे में यदि हम देखें तो इसमें क्या बात की गई है कि भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना इसने सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया जो चुनावों के संचालन और देखरेख के लिए बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि अनेक देशों में चुनाव कराने के लिए किसी स्वतंत्र मशीनरी का अभाव है। यानी कि जैसे हमारे इंडिया में है कि स्वतंत्र रूप से आप चुनाव करा सकते हो, तो कहीं ना कहीं अलग कंट्रियों में कुछ ऐसा प्रावधान नहीं है, कुछ में तो होगा कुछ में नहीं है। इसमें जो आपका आर्टिकल दिया गया है 324 का 1, ठीक है। इसमें क्या है कि इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। ये क्या है, एक संवैधानिक और स्वतंत्र संस्था है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि इसके लिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल है जो है 324 का 1, और 324 के 1 में बातें क्या क्या की गई हैं, यानी 324 का आर्टिकल है इसके लिए, लेकिन 324 1 में जो बातें कही गई हैं कि चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए नामावली तैयार कराने, उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, ये सारे काम हमारी निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाएं करती हैं। एक ही संस्था है परिसीमन आयोग, आप देख चुके हो कि सिर्फ और सिर्फ वो निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षण की बात करती है कि कहाँ पे होना चाहिए एंड कहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। संविधान के ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये निर्वाचन आयोग को चुनाव से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय करने की भूमिका सौंपते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है कि संविधान की इस व्याख्या से सहमति व्यक्त की है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इससे क्या किया, सहमति व्यक्त की है। और भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। तो इसके निर्वाचन आयोग को हेल्प करने के लिए हर एक राज्य में, ये सारी बातें आप एक एक पॉइंट में नोट करते चलिए कि
प्रत्येक राज्य में इनकी मदद के लिए एक क्या होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। अभी हम आएंगे कि फिर उनके लिए जिम्मेदार कौन होता है। तो जो स्थानीय निकाय हैं, तो ये छोटी छोटी बातें यूपीएससी पूछता है जो हम निकालना भूल जाते हैं, ठीक है, या कि हमारा दिमाग वहाँ पे जाता ही नहीं। हम निर्वाचन आयोग तो सारा पढ़ डाले, हमें पता ही नहीं कि निर्वाचन आयोग मतलब रियल में उसके क्या क्या प्रोसेस हैं, किस किस का चुनाव करा सकता है, वो हम उसे अलग ही नहीं कर पाए। हम तो ये पढ़ के निकल गए ना कि निर्वाचन आयोग हर एक संस्था का चुनाव कराएगा, हमें पता नहीं कि किसका नहीं कराएगा। तो प्लीज़ यहाँ पे आप इस पॉइंट को भी नोट करिए कि जो निर्वाचन आयोग है वो स्थानीय निकायों के चुनाव कंडक्ट नहीं कराता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसा कि हम स्थानीय सरकारों वाले अध्याय में ये पूरा पढ़ेंगे, और इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो निर्वाचन आयोग से अलग कार्य करते हैं, और इनमें से प्रत्येक का काम करने का अपना अलग दायरा होता है। जो मैं कल आपको बताई थी कि हर राज्य में भी आपके राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं, ठीक है। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो आपके स्थानीय चुनाव भी कराएंगे, आपके विधानसभा के चुनाव भी कराएंगे, और भी जितने चुनाव होते हैं वो सारे चुनाव कराएंगे। लेकिन यदि हम बात करें कि जो निर्वाचन आयोग है, वो निर्वाचन आयोग आपका यहाँ पे चुनाव कराएगा किसका, स्थानीय निकायों का। यदि क्वेश्चन ऐसा कुछ बनता है तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका फिर कम्प्लीटली गलत माना जाएगा, क्योंकि इसमें स्थानीय निकायों का वो चुनाव नहीं कराता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है यहाँ पे, और थोड़ा सा ये भी नोट कर लीजिए कि स्थानीय निकायों का चुनाव कौन कराता है, तो जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो कराता है, ठीक है। अब क्या होता है कि भारत का निर्वाचन आयोग एक संसदीय था, या ये संसदीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है, और 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, यानी कि इसमें एक सदस्य या बहुसदस्यीय की बात की गई ही है। तो 1989 तक ये इसमें एक ही सदस्य रहता था, और 1989 के बाद क्या हुआ कि चुनावों के ठीक पहले तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया है। चुनावों के बाद उसे फिर एक सदस्यीय बना दिया गया, और 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई, और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया। तब से यह क्या है, बहुसदस्यीय बना हुआ है। और शुरू में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग को लेकर तरह तरह की आशंकाएं थी, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच इस बात पर घोर मतभेद था कि किसको कितनी शक्ति प्राप्त है। यानी जो मुख्य निर्वाचन आयोग था और जो अन्य थे, तो इन दोनों में ही मतलब कि इनकी जो कितने मेंबर होते हैं, तो एक हेड होता है, 2 अन्य होते हैं, सदस्य होते हैं। ये भी आप कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद ही रखिएगा। और अच्छा होगा कि थोड़ा अपडेट रहिए, आप थोड़ा सा गूगल से सर्च करके या कहीं लक्ष्मीकांत वगैरह में, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, फिर भी आप उससे अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए अपनी तरफ से। और इसमें क्या होता है कि 1993 में से फिर पुनः बहुसदस्यीय बना दिया जाता है, और तब से ये अभी भी है। और शुरू में क्या हुआ था कि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग को लेकर तरह तरह की शंकाएं थी, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच इस बात पर घोर मतभेद था कि किसको कितनी शक्ति प्राप्त है, और इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा। अब इस बात पर सामान्य सहमति है कि बहुसदस्यीय यानी कि बात करें, निर्वाचन आयोग ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इससे आयोग की क्या होती शक्तियों में साझेदारी हो गई है, और आयोग पहले से कहीं ज़्यादा जवाबदेह बन चुका है कि एक मेंबर कितना काम करेगा। लेकिन 2-3 मेंबर मिल गए तो काफ़ी सारा काम अच्छे तरीके से हो जाएगा आसानी से। अब आता है यहाँ पे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है, जो हेड होता है उसका, वो क्या करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उसे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त तो नहीं हैं, और एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी हर निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती है, यानी कि ये जो इनके हेड और अन्य सदस्य होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि मंत्रिपरिषद के परामर्श से, ठीक है। तो इसमें जब भी क्वेश्चन आए तो हमें ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति तो इनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद जब इसमें परामर्श अपना देते हैं, तभी राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं, अपना सिग्नेचर करते हैं कि हाँ यही पर्सन होना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि ऐसे में संभव है
कि सरकार के द्वारा किसी ऐसे हितैषी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग में कर दी जाए जो चुनाव में सरकार का समर्थन करे। और इस शंका के चलते अनेक लोगों ने इस प्रक्रिया को बदलने का भी सुझाव दिया। उनका सुझाव यह है कि इससे क्या किया जाए कि इसके लिए एक विभिन्न प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है, नियुक्ति में क्या हो कि विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना जरूरी होना चाहिए। यानी जो इसको विरोधी है, और इनका कहना भी सही है कि यदि हम डायरेक्ट ऐसे ही चुनते हैं कि जैसे कि मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना, तो राष्ट्रपति महोदय ने क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख नहीं सकते हैं। लेकिन यदि उनके वो हितैषी को ही अपने क्या कर रहे हैं, वहाँ पे सिफारिश कर रहे हैं कि आपको इन्हीं को रखना है, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए विपक्ष के नेता होने चाहिए और मुख्य न्यायाधीश से यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हमें परामर्श लेना जरूरी होना चाहिए। और संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं हमारे, और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है, और उन्हें क्या करता है कि 6 वर्षों के लिए अथवा 65 वर्ष, तो इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले खत्म हो, या तो एज इनकी 65 वर्ष कंप्लीट हो जाए पद ग्रहण करने के बाद से, जो 2 साल 3 साल मतलब इन्होंने यदि 64 वर्ष की उम्र में पद ग्रहण किया और 1 साल बाद ही इनकी 65 हो जाती है, तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। और यदि इसमें है कि इनकी एज है अभी और 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं, इनके पद ग्रहण के बाद से 6 साल पूरे हो जाते हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए इसमें बताया गया कि 6 वर्ष या 65 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, जो पहले ही पूरा होगा तभी तक रह सकते हैं, और उनके लिए नियुक्त किया जाता है। और निर्वाचन आयुक्तों को जो है कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है, पर इसके लिए संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से क्या करना पड़ता है कि विशेष बहुमत पारित कर इस आशय का एक प्रतिवेदन जो होता है राष्ट्रपति को भेजना होगा कि राष्ट्रपति इन्हें हटा तो सकते हैं, लेकिन विशेष बहुमत के द्वारा। तो कई तरीके के बहुमत होते हैं, साधारण बहुमत भी होता है, विशेष बहुमत होता है। तो जो निर्वाचन आयोग के मेंबर को जब हटाना होगा तो राष्ट्रपति महोदय हटाएंगे, लेकिन विशेष बहुमत के थ्रू ही हटा सकते हैं। ऐसे साधारण बहुमत के उसमें बेस पे वो नहीं हटा सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कोई भी सरकार उस निर्वाचन आयुक्त को ना हटा सके जो चुनाव में उसकी वफादारी करने से मना करे, और निर्वाचन आयुक्तों को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। और ये विशेष बहुमत की बात क्यों की गई है, क्योंकि पता चले ऐसा हो कि यदि कोई भी विपक्ष का है, निर्वाचन आयोग का जो मेंबर है, और क्या कर रहा है कि कोई भी सत्ताधारी जाके उनसे कह रहा है कि आप हमारे पक्ष में काम करो, और नहीं कर रहा, उसे हटाने के लिए सिफारिश करे राष्ट्रपति महोदय से, और वो उसे हटा दें। तो इसलिए इसमें विशेष बहुमत है कि सिर्फ 2 लोग नहीं जाके हटा सकते हैं, सबकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, देन यहाँ पे उसे हटाया जा सकता है। और भारत के निर्वाचन आयोग के पास काफ़ी सारे काम हैं, जैसे कि यदि हम बात करें, जो पहला काम आता है वह मतदाता सूचियों को नया करने के काम की देखरेख करता है। पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूचियों में गलती ना हो, अर्थात पंजीकृत मतदाताओं के नाम ना छूट जाए, और ना ही उसमें ऐसे लोगों के नाम हो जाए या हो जो मतदान के योग्य हो, या यानी कि अयोग्य हो या जीवित ही ना हो। तो निर्वाचन आयोग का सबसे पहला काम क्या होता है कि हर वर्ष नई सूची तैयार करते हैं वो, कि जब भी चुनाव होना है, हर वर्ष का मतलब कि जब भी चुनाव कराए जाने हैं, तो वो एक नई सूची तैयार करेंगे कि क्या जिनके पहले नाम थे उनमें से कितने लोग अभी जीवित हैं, पता चले उनके भी नाम हो, कि जो अभी जीवित नहीं है। नई सूची तैयार करने का ये भी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अयोग्य है, यानी कि जिनकी एज कंप्लीट नहीं हो, फिर भी वोटर ID बनवा लेते हैं अपने, क्योंकि यहाँ फर्जी काम बहुत आसानी से हो जाता है, तो वो बनवा लेते हैं। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा खराबी आ जा सकती है, तो इसलिए वो क्या करेंगे कि यहाँ पे पूरा नया खाका तैयार करते हैं जब भी चुनाव होते उससे पहले, कि क्या कैसे है, कितने लोग जीवित हैं, कितने लोगों का वोटर ID में कुछ नए भी ऐड होते हैं उनका भी, तो ये पुराना वाला रजिस्टर उनका काम नहीं आता दूसरी बार, क्योंकि कुछ बढ़ाना पड़ता है, कुछ घटाना पड़ता है, कुछ नए ऐड होते हैं, कुछ जो खत्म हो चुके होते हैं उन्हें हटाना पड़ता है। और उसके बाद दूसरा काम क्या होता है कि वह चुनाव का समय और चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करता है। इस कार्यक्रम में निम्न बातों का उल्लेख होता है, और वो कौन सी बातें कि चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदाता की तिथि मतदान की तिथि कैसे होगी, और मतगणना की तिथि, और चुनाव परिणामों की घोषणा कब होगी, कैसे होगी, निर्वाचन आयोग का ही पूरा
काम है। और इसके आगे है कि इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। वह पूरे देश में क्या होता है, पूरे देश, किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है कि वहाँ माकूल माहौल नहीं है, यानी कि जो उसे चाहिए उस तरीके का माहौल नहीं, और वहाँ का चुनाव वो रद्द कर सकता है। उसे इतना पावर होता है तथा वह क्या कर सकता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। और निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। तो ये कौन लागू करता है आचार संहिता? निर्वाचन आयोग के द्वारा ही लागू की जाती है। और आचार संहिता भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसे भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है यदि उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से उचित और न्यायपूर्ण नहीं थी, तो वह दोबारा क्या कर सकता है, मतगणना कराने का भी आज्ञा दे सकता है। यानी कि वो चुनाव करा सकता है, चुनाव रद्द करा सकता है। यदि चुनाव लग रहा है कि घोटाला हुआ तो दोबारा भी चुनाव करा सकता है। और उसके बाद यदि लग रहा है कि कुछ गणना में घोटाला हुआ तो फिर से वो दोबारा ही जितने भी मत हैं उनकी गणना करा सकता है, ठीक है। ये सारे काम कौन करता है? चुनाव आयोग का काम है। और उसके बाद निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों की मान्यता, यानी दलों को मान्यता भी देता है, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। तो जो चुनाव चिन्ह होता है, चाहे वो कमल हो या कुछ भी, जितने भी चुनाव चिन्ह होते हैं, कौन देता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा ही दिया जाता है। अब क्या होता है यहाँ पे कि निर्वाचन आयोग के पास बहुत ही सीमित कर्मचारी होते हैं। वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव कराता है, लेकिन एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने पर चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग की पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि राज्य और केंद्र सरकारों के प्रशासनिक अधिकारी को चुनाव संबंधी कार्य दिए जाते हैं, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। आप लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं उनमें से आप भी हो सकते हो। और उसके बाद और इस संबंध में निर्वाचन आयोग उन पर पूरा नियंत्रण होता है निर्वाचन आयोग का, कि निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का तबादला कर सकता है या उनके तबादले को रोक सकता है। यानी कि जो भी, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, तो ऐसा उसे लग रहा है कि अभी हम इसे इधर से उधर कर रहे हैं, तो उसे ये लग रहा है कि इसके द्वारा ना बहुत पहुंचा हुआ इंसान है, कुछ भी करवा सकता है यहाँ पे, तो उसका ट्रांसफर भी टाइम से करवा सकता है। उसे लग रहा है किस व्यक्ति को अभी इसका ट्रांसफर तो होना था लेकिन अभी यहीं रहना चाहिए, तो वो उसे वहीं भी रख सकता है। ये निर्वाचन आयोग के पास उस टाइम इतनी पावर होती है कि आप कभी इधर उधर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने के में विफल रहे तो आयोग उसके विरुद्ध कार्यवाही भी कर सकता है, यदि वो निष्पक्ष तरीके से, क्योंकि वो किसी राजनीतिक दल के लिए यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, और यदि वो कहीं से भी कर रहे हैं तो फिर उनके लिए आयोग कार्यवाही कर सकता है। उसके पास ये सारी पावर उस टाइम पे होती है, बस आपको याद ये रखना है। और विगत वर्षों में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा है, जिसने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। और उसके बाद उससे क्या किया कि उसने चुनाव प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से काम किया है। निर्वाचन आयोग का इतिहास इस बात का गवाह है कि संस्थाओं की कार्यप्रणाली में प्रत्येक सुधार के लिए कानूनी या संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक नहीं है। यह आम धारणा है कि 20 वर्ष पहले के मुकाबले आज निर्वाचन आयोग ज़्यादा स्वतंत्र और प्रभावी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या होता है कि निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ और उनकी संवैधानिक सुरक्षा दी गई है। दरअसल क्या होता है कि निर्वाचन आयोग ने केवल उन शक्तियों का और प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया है जो उसे संविधान में पहले भी प्राप्त थी, जो कि वो नहीं कर पाता था, लेकिन वो अब सही तरीके से उसे कर रहा है। और पिछले 55 वर्षों की यदि हम बात करें तो लोकसभा के 14 चुनाव हो चुके हैं और निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभाओं के अनेक चुनाव और उपचुनाव कराए गए हैं। तो पिछले 14 चुनाव नहीं हो चुके, 16वीं पंचवर्षीय या 17वीं पंचवर्षीय चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 17वीं पंचवर्षीय चल रही, तो लोकसभा के 17 चुनाव हो चुके हैं।
तो 55 वर्ष से ज़्यादा हो गए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अभी आपकी शायद मैं गलत नहीं हूँ तो 17वीं पंचवर्षीय ही इसमें चल रही है। तो जो लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, 16वीं भंग होके 17वीं ही आई है, जहाँ पे मोदी जी दोबारा चुने गए हैं। और इसमें क्या होता है कि विधानसभाओं के अनेक चुनाव और उपचुनावों मतलब चुनाव कराए गए। निर्वाचन आयोग को असम, पंजाब तथा जम्मू एवं कश्मीर जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराने में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और उसे क्या होता है कि 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान घटना हो गई थी। क्या हुआ था कि 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और निर्वाचन आयोग को एक अन्य गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। और जब गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई और चुनाव कराना पड़ा, लेकिन निर्वाचन आयोग ने पाया कि राज्य में अप्रत्याशित हिंसा के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना तुरंत संभव न था। तो निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनावों को क्या किया, कुछ महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि निर्वाचन आयोग के इस निर्णय को वैध ठहराया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके द्वारा जो निर्णय लिया गया वो सही है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यदि अभी चुनाव हुआ तो इसमें हिंसा हो सकती है, ठीक है, और इसलिए उन्होंने इसे अपना खारिज करना ही उचित समझा। और उसके बाद आपका इसमें आता है चुनाव सुधार। और यहाँ पे क्या होता है कि जो चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती। चुनाव की कोई भी प्रणाली आप अपनाओ, कभी भी ये सही नहीं हो सकती। उसमें क्या होता है कि अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनाव को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना चाहिए कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, और उसके बाद देखें, और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है। उसके बाद क्या है कि लेकिन पिछले 50 वर्षों के अनुभवों के बाद हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। और चुनाव सुधारों के सुझाव निर्वाचन आयोग, विभिन्न राजनीतिक दलों, स्वतंत्र समूहों और अनेक विद्वानों द्वारा किए गए हैं। इनमें से कुछ सुझाव इस अध्याय में उल्लिखित हैं। संवैधानिक प्रावधानों को संशोधित करने के बारे में है। जो 50 वर्ष 55 वर्ष दे रहा है, तो आप देख रहे हैं कि 14वीं पंचवर्षीय तक दे रहा है। अभी इधर हमारा 17वीं लोकसभा चल रही है। तो इसमें से आप लोग पूरा ये थोड़ा सा 50 का हम बढ़ा भी सकते हैं कि किस तरीके से है। तो क्योंकि ये एनसीईआरटी में पहले भी बता चुकी हूँ कि थोड़ा पुरानी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो इसमें कुछ संशोधन की बात की गई थी, पहला था यहाँ पे कि हमारी चुनाव व्यवस्था को सार्वधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेंगे। दूसरा मत यहाँ पे क्या आता है कि संसद और विधानसभाओं के 1/3 सीटों पर महिलाओं के चुनने के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 1/3, ठीक है, 1/3। और उसके बाद आता है यहाँ पे चुनाव राजनीति में धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। यानी कि धन के प्रभाव का, क्योंकि उसमें से कुछ उन्हें मतलब सहायता वगैरह भी मिलती है, तो उनको क्या करना था कि उनके लिए नियंत्रित करने के लिए कि ज़्यादा अपव्यय ना हो, थोड़ा सही तरीके से प्रावधान किए जाए। सरकार को एक विशेष निधि से चुनाव खर्चों का भुगतान करना चाहिए। और जिस उम्मीदवार की विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, भले ही इसने क्या किया हो, उसने इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट आता है आपका कि चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। राजनीतिक दलों की निर्णय कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनके कार्यविधि को क्या यहाँ पे है कि और अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून या कानून होना चाहिए। ये कुछ सीमित सुझाव दिए गए थे जो, और इन सुझावों पर कोई आम राय नहीं है, लेकिन यदि उन पर आम राय बन भी जाए तो भी कानून और वैचारिक प्रावधान एक सीमा तक ही कारगर हो सकते हैं। और वास्तव में क्या होता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
तभी हो सकते हैं जब सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दल और वे सभी लोग जो चुनाव मतलब प्रक्रिया में भाग लेते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना का सम्मान करें। और कानूनी सुधारों के अतिरिक्त 2 और तरीके हैं जिसमें क्या हो सकता है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि चुनाव जनता की अपेक्षाओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त करे। पहला तो यह कि जनता को स्वयं ही और अधिक सतर्क रहना चाहिए, पब्लिक को ही ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, तो अच्छी तरीके से हो सकता है काम। तथा राजनीतिक कार्यों में और सक्रियता से भाग लेना चाहिए, यानी कि पब्लिक जो होती है उन्हें राजनीतिक कार्यों में और एक्टिव होकर भाग लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन आम आदमी के लिए नियमित रूप से राजनीति में भाग लेने की अपनी सीमाएं हैं और इसलिए यह जरूरी है कि अनेक राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक संगठनों का विकास किया जाए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए पहरेदारी करे। ठीक है, तो यहाँ पे है कि यदि इसका कंक्लूजन हम देख सकते हैं कि जो भी आप में से यहाँ पे जो दागी नेता होते हैं, तो मैंने बताया कि इसमें तो बात की गई है कि आप यदि किसी पे फौजदारी मुकदमा चल रहा है, किसी भी तरीके का चल रहा है या 2 साल से वो सजा काट के आया, तो उससे चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं होते वो, लेकिन है यहाँ पे उन्हीं का बोलबाला, क्योंकि एक आम आदमी के बस की बात नहीं चुनाव लड़ना। और इसलिए जब चुनाव लड़ना आम आदमी के बस की बात नहीं है तो फिर आएंगे कौन, वही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शरीफों की खैर बहुत ही कम गिनती होती है और जो शरीफ होते मैंने बताया कि 3000 में से 2000 तो डायरेक्टली पता है कि ये ऐसे इंसान है, 1000 होंगे लेकिन छुपे रुस्तम है अभी। अब कंक्लूजन आता है, इसमें क्या बात की गई है कि जिन देशों में प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है वहाँ चुनाव और चुनाव का प्रतिनिधित्व वाला स्वरूप लोकतंत्र को प्रभावी और विश्वसनीय बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। भारत में चुनाव व्यवस्था की सफलता अनेक आधारों पर मापी जा सकती है। वो कैसे मापी जा सकती है? जैसे पहला देखें कि एक हमारी चुनाव व्यवस्था ने मतदाताओं को न केवल अपने प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता दी है, यानी हम सभी मतदाता हैं जो भी वयस्क नागरिक हैं, ठीक है, उन्हें क्या है कि अपने प्रतिनिधियों को स्वतंत्रता है कि वो जिस तरीके से चाहे चुन सकते हैं, बल्कि उन्हें केंद्र और राज्यों में शांतिपूर्ण ढंग से सरकारों को बदलने का भी अवसर प्रदान किया गया है। दूसरा क्या आता है कि मतदाताओं ने चुनाव प्रक्रिया में लगातार रुचि ली है और उसमें भाग लिया है। चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों और दलों की संख्या लगातार अभी भी बढ़ रही है। और तीसरा आता है यहाँ पे कि चुनाव व्यवस्था में सभी को स्थान मिला और यह सभी को साथ लेकर चली है। हमारे प्रतिनिधियों की सामाजिक पृष्ठभूमि भी धीरे धीरे क्या हो रही, बदलती जा रही है और अब हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो विभिन्न सामाजिक वर्गों से आते हैं। और यद्यपि इसमें देखें यदि तो क्या होता है कि इनमें अभी महिलाओं की संख्या में संतोषजनक वृद्धि अभी भी नहीं हुई है और आज भी नहीं हुई है। ये 10 साल पहले की बात है या 4 साल पहले की बात है, लेकिन हम देखें कि आज भी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो है वो थोड़ा सा उल्टी ही हैं। और उसके बाद है चौथा आता है यहाँ पे कि देश के अधिकतर भागों में चुनाव परिणाम चुनावी अनियमितताओं और धांधली से प्रभावित नहीं होते और यद्यपि चुनाव में धांधली करने के अनेक प्रयास किए जाते हैं। अपने चुनाव मतलब जो भी चुनाव होते हैं, हिंसा, मतदाता सूचियों से वोटरों के नाम गायब होने की शिकायतें और डराए धमकाए जाने आदि की शिकायतें अक्सर सुनी होगी। यहाँ पे ये बहुत नॉर्मल बात होती है कि या तो आप पैसा बांट दो या वो होता है ना साम दाम दंड भेद, यानी कि जिस भी तरीके से आप मान रहे हो, मोहब्बत से मान रहे हो, प्यार से मान रहे हो, तो उस तरीके से कि आपकी जो वोट है वो हमें ही जानी चाहिए और आपकी नहीं, आपके घर वालों की सबकी जानी चाहिए। और उसके बाद यदि नहीं मान रहे हो तो फिर हम डरा के भी कहेंगे कि भैया देना है तो हम ही को देना, इस दुनिया में रहना है। तो उसके बाद से यदि कुछ पैसा रुपए दे के भी काम बन रहा तो उसको भी दे के आप बना लो काम, कि वोट तो हमारे पक्ष में ही आने चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत नॉर्मल बात है कि धमकाएंगे, आपको डराएंगे, या तो जो भी वोटर आईडी में उनके नाम होते हैं उन्हीं को गायब कर देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाटा में कन्फ्यूजन होता है, फिर पता नहीं चलता कौन क्या डाल के चला गया। और ऐसी घटनाओं से शायद ही कोई चुनाव परिणाम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता हो। लेकिन क्या होता है कि और जो लास्ट है आपका कि अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव हमारे लोकतांत्रिक जीवन के अभिन्न अंग हो गए हैं और कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि कभी कोई सरकार चुनावों में जनादेश का उल्लंघन भी करेगी और इसी तरह कोई यह भी कल्पना नहीं कर सकता कि बिना चुनावों के
कोई सरकार बन सकेगी। वास्तव में भारत में यदि हम देखें तो निश्चित रूप से क्या होता है कि निश्चित अंतराल होने वाले नियमित चुनावों को एक महान लोकतंत्र के प्रयोग के रूप में ख्याति मिली है। और इन सभी बातों से हमारी चुनाव व्यवस्था को देश विदेश में आदर से देखा जाता है। भारत में क्या होता है कि मतदाता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है। मतदाताओं की निगाह में निर्वाचन आयोग का कद और भी ऊंचा हो गया है और ये हमारे संविधान निर्माताओं के मूल निर्णयों की उचित मतलब जो उनके निर्णय थे उचित ठहराता है। यदि चुनाव प्रक्रिया में क्या होता है कि कुछ और दोष रहित बनाया जा सके या यानी कि उन्हें पूरा इस तरीके से कि उसमें कोई दोष ही ना हो तो और बेहतर होगा। हम मतदाता और नागरिक के रूप में लोकतंत्र के इस महोत्सव का और अच्छी तरह क्या कर सकेंगे, आनंद उठा सकेंगे तथा और इसे अर्थपूर्ण भी बना सकेंगे। यदि इसमें जो भी थोड़ा बहुत अभी गड़बड़ियां हैं उसे सुधार दी जाए तो और ही बेहतर हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आता है अध्याय 4 और इसमें है हमारा कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इसमें से जो भी बातें ना समझ में आई हो वो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे